Okay, so today's topic is homology modeling. Okay, homology modeling start करने से पहले let us focus on some basic concepts first of all. Okay, first concept is about the classification of the protein. So before starting with this topic of homology modeling, we should know what is a protein, what are the various structures of the protein, how you can classify the protein. Okay, and what are the various functions of the protein. तो बेसिकली मैं आपको सजेशन ये दे सकता हूँ कि आप अपने बायोकेमिस्ट्री की जो बुक रहेंगी उससे जाके ओपन करिए, उससे जाके रीड करिए और प्रोटीन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है उसको क्लियर करिए. ठीक है. सो हमें पता है हाउ यू कैन क्लासीफाई द प्रोटीन. सो यू कैन क्लासीफाई द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट, like on the basis of the function, on the basis of the structure, that may be, and there are so on कि आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं प्रोटीन आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. एंड बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर वी हैव अ 4 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन. First is called as the primary structure of the protein. Second is the secondary structure, tertiary structure, and the fourth one that is a quaternary structure of a protein. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ व्हाट, या बेसिकली हम प्रोटीन बोलते हैं. सो प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ व्हाट, सो दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. सो सिमिलरली जैसे सारे प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए रहते हैं, सो हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है इट इज़ जस्ट नथिंग बट अ स्ट्रेट चेन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स. आप देख सकते हैं वन आफ्टर वन द अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. तो कोई भी अगर आप अमीनो एसिड स्ट्रेट लाइन बना देता है, ठीक है, तो उस अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, इट इज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाता है प्रोटीन का. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स, पोलर, नॉन पोलर, चार्ज, अनचार्ज. ओके, some has a donor atom, some has acceptor atoms. So you know the cysteine, आपने सुना होगा नाम एक अमीनो एसिड का cysteine, एंड एक और अमीनो एसिड रहता है दैट इज़ कॉल्ड मिथियोनिन बेसिकली. सो ये दो अमीनो एसिड्स का क्या खास बात है, दे कंटेन अ सल्फर. आपको पता होगा कि सिस्टीन एंड मिथियोनिन बोथ कंटेन अ सल्फर, एंड सल्फर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रिल सल्फर लिंकेजेस. एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइहाइड्रिल सल्फर लिंकेजेस व्हाट हैपन्स, ये आपका जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रहता है प्रोटीन का, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट मे बी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आपका प्रोटीन का कन्वर्ट हो जाता है. सो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो एक हेलिक्स रहता है ये दूसरे हेलिक्स के साथ में एक टाइप कनेक्शन बनाया हुआ रहता है. और ये कौन सी लिंकेजेस रहती है, तो दे आर नथिंग बट अ सल्फ हाइड्रिल लिंकेजेस. इवन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स क्रिएट होते हैं बिकॉज द प्रोटीन मे कंटेन अ ऑक्सीजन एटम एट द एंड, and this oxygen atom is responsible for the formation of hydrogen bonding, है ना. so hydrogen bonding की वजह से प्रोटीन स्टेबिलाइज हो जाता है अल्फा हेलिकल पोजीशन में या तो फिर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में स्टेबिलाइज हो जाता है. ना इवन ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है, इवन ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है secondary structure, it gets modified into what, it gets modified into a tertiary structure of the protein. क्या होता है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब तैयार होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन लिंकेजेस. ठीक है, हाइड्रोजन लिंकेजेस मतलब एच बॉन्ड्स, ये फॉर्मेशन की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी में कब कन्वर्ट होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस हाइड्रोफोबिक लिंकेजेस. कि ये जो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसमें आपस में क्या हो जाता है, एक हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन डेवलप होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन ये आपकी जो चेन रहती है ये वापस कन्वोल्यूटेड हो जाती है एंड दे मे फॉर्म व्हाट, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सो यू कैन सी द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज फॉर्म. एंड अगर ऐसे दो टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन हो गए, जैसे अभी ये रेड कलर का टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसको सपोज मैं कंबाइन कर लूँ दूसरे किसी प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर के साथ, है ना, दूसरे किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा,
इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो बेसिकली यानी इस तरीके से आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर इवेल्यूएट होता है। आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के साथ ही, हमारे पास में एक विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ अ पाइमोल, इवन द काइमेरा इज़ अवेलेबल। अब हम कुछ स्ट्रक्चर लेके आते हैं, जैसे फैच 3v99। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए देर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देखिए, वॉट यू कैन सी देर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सी दिस पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये जो पार्ट है जो मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ अ अल्फा हेलिकल स्ट्रैंड, दिख रहा है ये रेड कलर का, दिस पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे एरो है, सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ अल्फा हेलिकल स्ट्रैंड। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे देखते हैं आप ये ग्रीन कलर का पोर्शन, ये ग्रीन कलर का पोर्शन, तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हेलिकल स्ट्रैंड नहीं है। सी ये वाला ग्रीन कलर का पोर्शन जहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लेके जा रहा हूँ, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया? सो इट इज़ अ बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर जिसमें शीट तैयार हो रही है ना। सो दिस इज़ अ बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एंड आपको ये जो वायर्स दिख रहे हैं, यू कैन सी दिस वायर्स, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड लूप्स, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है लूप्स। सो दो बीटा प्लीटेड शीट अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दे आर कनेक्टेड, इंटर कनेक्टेड विद दिस लूप्स, है ना। देखो ये वाला एरो, कैन सी दिस एरो, ये एरो इस पर्टिकुलर पोर्शन के साथ कहीं तो भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये किसके थ्रू कनेक्शन हो रहा है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस लूप्स। सो आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में लूप्स भी प्रेजेंट है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, मीन्स देयर आर डिफरेंट चेन्स। से आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ए चेन ऑफ द 3v99। तो मैं अगर ये सिलेक्ट करना चालू करूँ तो ये कौन सा पार्ट सिलेक्ट करते जा रहा है? इट इज़ सिलेक्टिंग द ए चेन। है ना, ये पूरा ए चेन है। उसके बाद नाउ दीज आर ऑल द वाटर मॉलिक्यूल, जो भी 000 रिप्रेजेंट हो रही है, ये सब क्या है? आपके वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से बी चेन के ये वाटर मॉलिक्यूल है, दिस आर फॉर द बी चेन वाटर मॉलिक्यूल। ये यहाँ से दिख रहा है कि एरो के पास आप देख सकते हैं, इट इज़ अ बी चेन वाटर मॉलिक्यूल। तो एक पर्टिकुलर पार्ट अगर आपको देखना है प्रोटीन का, तो आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। मीन्स दिस प्रोटीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। It is a combination of A chain, it is a combination of B chain, it contains water। इसका डिटेल अगर आप देख सकते हैं तो PDB साइट में ही जाके देख सकते हैं। सो आप जब PDB साइट में जाएंगे तो इसका और डिटेल मिल जाएगा कि इट इज़ अ 3v99 5-LOX complex with arachidonic acid and it contains how many chain? So you can see it contains 2 chain, A and B chain, ठीक है। सो ए एंड बी चेन मतलब दो जो अभी हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे, कि दो टर्शरी स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। सो दैट इज़ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो इस तरीके से प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर क्या होता है? मॉडिफाई करता है। कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे रहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही चेन रहती है। हमने कल देखा था 6Lu7 नहीं 6YnQ, 6YnQ, दैट कंटेन्स ओनली वन चेन, सिंगल चेन। सी इट कंटेन्स ओनली ए चेन। मुझे एक मेल आया था, उसमें एक प्रोटीन के रिगार्ड में था। लेट मी चेक दैट प्रोटीन एंड इट वाज कंटेनिंग सो मेनी चेन्स।
सी दिस PDB-ID 5M8L. ओके, इसको अगर आप देखेंगे so it is a very complex structure. See how many chains: A, B, C, D chain, E, J, O, S chain, F, K, P chain, G, H, I, L, N, Q, M, T, V. मतलब अगर इस स्ट्रक्चर को मैं चेक करूँगा तो इसके अंदर कितने सारी चेन्स रहेंगी? तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया ये, है ना? तो प्रोटीन के सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर भी रहते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी रह सकते हैं. सो 6YNQ अगर मैं बोलूँगा तो इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. राइट, तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर में एक सेकेंड, मेरा चार्जिंग थोड़ा डाउन हो गया है तो मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ. ओके, सो नाउ यू कैन सी इस स्ट्रक्चर में कितनी चेन्स है. ए भी दो चेन है, ठीक है. नाउ दिस इज ए चेन, दिस ए चेन, बी चेन, बी चेन, सी डी एफ, है ना? कितनी सारी चेन है. तो इतना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपका प्रोटीन का हो सकता है. सो प्रोटीन में हैव अ वेरी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर दैट इज अ स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड, और द प्रोटीन में हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनके क्राइटेरियाज, इनके फीचर्स, ये सब आप थोड़ा सा बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की बुक से पढ़िए, पहला पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट, we know that the protein are made up of what? So they are made up of nothing but amino acids. बेसिकली बोले जाए तो कितने टाइप्स के अमीनो एसिड रहते हैं? देयर आर 20 amino acids, sir. राइट. एंड देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. यू कैन क्लासिफाई these amino acids on the basis of again first of all the essential amino acid और non essential amino acid. इस तरीके से भी क्लासीफाई किया जा सकता है. एक अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन रहता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. कुछ अमीनो एसिड रहते हैं एलिफेटिक रहते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक रहते हैं. देयर आर अगेन क्लासिफिकेशन, देयर सम सर्टेन अमीनो एसिड कंटेन एरोमेटिक ग्रुप, सो एरोमेटिक अमीनो एसिड. सम कंटेन सल्फर, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. सम कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, है ना? ऐसे भी क्लासिफिकेशंस होते हैं. In this slide you can see the amino acids are classified on the basis of their charges. ठीक है, so on the basis of their charges there are two types. One is called as a hydrophobic amino acid and second is called as a hydrophilic amino acid. Now hydrophilic amino acid can be further categorized as a polar uncharged and polar charged. And hydrophobic मतलब naturally you can see this word hydrophobic, तो water insoluble, they are going to be a non-polar. तो ये जो ऑरेंज कलर के पार्ट में जितने अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स कौन से हैं? दे आर द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स. सो कौन कौन से ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड? सो इट इज़ एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन. ठीक है, तो ये उनके नेम हो गए. और उनको डिनोट भी कर सकते हैं, उनको सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर 3 लेटर कोड से भी डिनोट कर सकते हैं. आप देखेंगे जैसे ये डिस्कवरी स्टूडियो में हम एक स्ट्रक्चर ओपन करते हैं.
ये पर्टिकुलर पार्ट हमने कल डॉक किया था, ठीक है। सो अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हमने लेबल किया था। सो ये पूछता है मुझे कि अमीनो एसिड्स को अगर आपको लेबल करना है, सो हाउ यू वांट टू लेबल दिस अमीनो एसिड्स, बाय यूजिंग अ आईडी, बाय यूजिंग अ नेम, ठीक है। इवन फिर उसमें और दूसरे ऑप्शन थे, 1 लेटर विथ आईडी, 3 लेटर विथ आईडी। सपोज हम ट्राई करते हैं कि अगर हम 1 लेटर करते हैं एंड अप्लाई करते हैं तो क्या हुआ रहता, देखो यहाँ पे, कैन यू सी ऑन द बैक साइड, can you see this, there is some labels are now given, N, F, M, C, है ना, ये लेबल आ गए, पहले नहीं थे। सो व्हाट इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपके अमीनो एसिड्स को लेबल हो चुके हैं। अब आप 1 लेटर से पहचान सकते हैं क्या ये एफ सी कौन से अमीनो एसिड है, नहीं पहचान सकते। तो व्हाट यू कैन डू, 1 लेटर एंड विथ आईडी। सो आईडी मतलब क्या है, उसकी पोजीशन, so that is a F140, C145, N142, ठीक है। वो भी नहीं पहचान सकते तो what you can do, you can use a 3 letter and ID. I prefer this 3 letter and ID. So आप देख सकते हैं अब मैं अमीनो एसिड्स को पहचान सकता हूँ बेसिकली विद दिस 3 लेटर कोड। सो कौन कौन से 3 लेटर कोड से नाम आ रहा है, PHE मतलब क्या हो सकता है, फिनाइल एलेनिन, CYS मतलब सिस्टीन, MET मिथ्योनिन, है ना, एस्पार्जिन, ग्लाइसिन। सो इट इज़ मेकिंग मी ईजियर, बट यू कैन सी in this slide that amino acid can also be given a name as a single letter code, ठीक है। सो ये अगर आपको याद रहते तो that is a well and good. So what are the symbols for this particular hydrophobic amino acid? तो एलेनिन इज A, वेलिन V, ये आसान है कुछ लेकिन कुछ कुछ डिफिकल्ट है, ल्यूसिन L, आइसोल्यूसिन I, प्रोलिन P, मिथ्योनिन M। नाउ फिनाइल एलेनिन, देखो यहाँ पे ये F से डिनोट किया जाता है, राइट। सो हम अभी हमने देखा था वहाँ पे सिंगल लेटर कोड फिनाइल एलेनिन F से डिनोट हुआ था, है ना। पहले कैसा है, PHE140, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने जब सिंगल लेटर यूज़ किया था तो देखिए ये 140 में कन्वर्ट हो गया, F140। सो व्हाट इट इज़ इंडिकेटिंग, F मतलब क्या है, दिस इज़ फॉर फिनाइल एलेनिन, है ना। सो ये एक अलग है, हमें ध्यान रखना है, ट्रिप्टोफैन W। सो दिस आर द सिम्बॉल्स फॉर दिस हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। एंड कौन सा हाइड्रोफोबिक है उसके भी नाम हमें पता होने चाहिए। इट इज़ गुड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। आगे चल के जब आप डॉकिंग करते हैं तो इंटरप्रिटेशन जो रिजल्ट्स के होते हैं वहाँ पे यूज़फुल आता है, अगर हमें पता है वो अमीनो एसिड कौन से कैटेगरी का है, ठीक है। और इससे हम पहचान भी सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर ग्रुप हमें कहाँ सब्सटीट्यूट करने चाहिए, किस पोजीशन पे सब्सटीट्यूट करने चाहिए, कि और कौन से इंटरेक्शंस वो इम्प्रूव कर सकता है टू डिज़ाइन अ नोवेल कंपाउंड। सेकेंड इज़ अ पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड। नाउ पोलर अनचार्ज, ठीक है, what is meant by polar uncharge? So you can see this two amino acids is having a polarity. Now the polarity is on the basis of what? So जो hydrogen bond donor acceptor ऐसे जो atoms रहते हैं they are responsible for giving the polarity to the molecule. यहाँ पे देखिए first 3 on in symbol is T, it is having a polarity because of the presence of OH group. Cysteine because of the presence of SH group. Aspargine इसका सिंबल N है, इसमें पोलैरिटी किसकी वजह से है, तो इट इज़ बोथ C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप। ग्लूटामीन अगेन C डबल बॉन्ड O NH2। टायरोसिन सो विथ अगेन OH ग्रुप। सेरीन अगेन बिकॉज ऑफ द OH ग्रुप।
glycine is don't have any group, but it is considered to be as a polar. Okay, so you have to remember that glycine is a one type of a polar amino acid. So it is a very common amino acid present in a protein molecule. The polar charge, सो इसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं, सब क्लासीफाई, जैसे एन नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड एंड पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड. तो आप देख सकते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, इट इज़ हैविंग अ सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव कार्बोक्सिल ग्रुप, एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप है. ओके, सो दिस इज अ पोलर चार्ज एंड इट इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड. वेर इज लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टीडीन आर द पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड. So now you can understand why positive charge, because of the presence of positive charge over that nitrogen, okay, in the side chain. So ऐसे आप प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. तो क्या पर्पस है ये क्लासिफिकेशन हो, तो ये सब चीज़ें याद रखने का कि कभी अगर हम कोई डिज़ाइन करते हैं मॉलिक्यूल डॉकिंग के बेसिस पे, तो हमें पता होना चाहिए कि डॉकिंग इंटरेक्शंस कौन से होते हैं, है ना. जैसे इस केस में, हमारे इस केस में हम देख सकते हैं कि कुछ इंटरेक्शंस आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और कुछ इंटरेक्शंस आपके हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना रहे हैं. सो ये पर्टिकुलर पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर पोजीशन में ग्लाइसिन अनफेवरेबल डोनर बन रहा है. तो हमें क्या करना चाहिए, इस ग्रुप को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए, है ना, कि वो ग्लाइसिन के साथ जो अनफेवरेबल बॉन्ड बना रहा है उसको नहीं होना चाहिए, ओमिट हो जाना चाहिए. सो दैट इज़ अ मॉडिफिकेशन विच वी एक्सपेक्ट हियर. ठीक है, सो यू हैव टू चेक इट आउट. अगर इस मॉडिफिकेशन पे आप अनफेवरेबल डोनर को हटा देंगे और शायद कोई नया मॉलिक्यूल डिज़ाइन करेंगे, तो शायद आपकी अफिनिटी बढ़ सकती है ना. तो चेक आउट करना है तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए, बिकॉज सी ग्लाइसिन इज़ अ पोलर, है ना, ओ एच इज़ ऑल्सो अ पोलर. सो ये शायद पोलर पार्ट आने की वजह से कुछ अनफेवरेबिलिटी आ रही है, तो हम ओ एच को यहाँ से और कुछ चेंज करें, ओ एच के बदले वहाँ पे कुछ हाइड्रोफोबिक ग्रुप ला दे, ओ सी एच थ्री अगर सपोज ला दिया. सो क्या ओ सी एच थ्री लाने की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे क्या, वी हैव टू चेक इट आउट, है ना. ऐसे आप चेंजेस देख सकते हैं. सो दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट वेर यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन. सो बेसिकली क्या कहना है, वॉट यू मस्ट नो, द क्लासिफिकेशन, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अमीनो एसिड, द क्लास ऑफ द अमीनो एसिड्स. ठीक है, and next we'll start with some more thing, that is how you can come to the structure of this particular protein. अभी हमारे पास में बहुत सारे डाटाबेसेस अवेलेबल रहते हैं प्रोटीन के लिए. कौन कौन से डाटाबेसेस हैं, एक सबसे पहला डाटाबेस अभी हमने देखा, ये कौन सा डाटाबेस है सर? पीडी पीडीबी डाटाबेस, आरसीएसबी वेबसाइट. आरसीएसबी हाँ, वेबसाइट, पीडीबी पीडीबी डाटाबेस. लेकिन आप देखिए सिर्फ पीडीबी यस डाटाबेस अकेला पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक नहीं रहता है. देर आर सर्टेन मोर डाटा बैंक ऑल्सो अवेलेबल. यू कैन सी द बायोलॉजिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस डाटा बैंक. ठीक है, ये भी एक डाटाबेस है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है प्रोटीन की. ये साउंड okay. So biological magnetic resonance bank, so it is also one of the data bank. अब इसकी वेबसाइट देखो, इट इज़ डिफरेंट, PMRB. ओके, सो PMRB में भी आपको प्रोटीन का डाटा बैंक मिलेगा. सो वेरियस PDB IDs जो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ अ वन मोर डाटा बैंक, प्रोटीन डाटा बैंक ऑफ जापान. मैंने इसके पहले भी बताया था कि कंट्रीज़ भी अपनी खुद के डाटा बैंक बनाती हैं. सो जापान इज़ हैविंग इट्स ओन डाटा बैंक. सो यू कैन सी द डाटा बैंक PDBJ. ठीक है, सो PDBJ प्रोटीन डाटा बैंक ऑफ द जापान, यहाँ पे भी आपको प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी. देन प्रोटीन डाटा बैंक ऑफ यूरोप. तो मैक्सिमम हम देखते हैं जितने लिटरेचर पेपर रहते हैं उसमें PDB ID मतलब RCSB बोला जाता है, बट यू कैन सी यहाँ से भी हमको PDB डाटा बैंक मिलता है, PDB का इन्फॉर्मेशन मिलता है. तो कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर अगर RCSB में नहीं अवेलेबल
तो आप इन डाटा बैंक को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो कितने RCSB में डाटा प्रोटीन्स अवेलेबल है, यू कैन सी 1765282 मीन्स 1,76,528 प्रोटीन के स्ट्रक्चर अवेलेबल इन द RCSB। लेकिन इसमें भी कुछ आपको डाटा बैंक में स्ट्रक्चर मिल जाएंगे शायद जो PDB डाटाबेस में ना हो, ठीक है। उसमें नहीं है तो यू कैन गो टू सर्च द प्रोटीन डाटा बैंक ऑफ द जापान, एंड इफ़ नॉट यू कैन गो टू द प्रोटीन डाटा बैंक ऑफ द यूरोप, ठीक है। तो शायद आपको यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो एक RCSB ही डाटा बैंक है क्या? नहीं, देयर आर सम मोर देन डिफरेंट databases which is available. Okay, so these are the various structural database of the protein. बट ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैसे ये डाटाबेस में आए, किसने बनाए, किस तरीके से आए? सो दे आर नथिंग बट अ वन रिसर्च पेपर, दे आर नथिंग बट अ वन रिसर्च डन बाय वेरियस साइंटिस्ट अक्रॉस द ग्लोब। सो प्रोटीन का स्ट्रक्चर इवेल्युएट कैसे होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर मीन्स आइडेंटिफाई कैसे होता है? सो देर आर डिफरेंट टेक्निक, वन ऑफ देम इज़ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। हमने डॉकिंग में भी बात किया था कि इफ़ सपोज देर इज़ ए ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल टू यू टू सिलेक्ट पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर द डॉकिंग, तो आपने कौन सा प्रोटीन सिलेक्ट करना चाहिए? द वन विच इज़ हैविंग अ स्ट्रक्चर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। बट सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, सो वो प्रोटीन डाटा बैंक में PDB ID फिर कहाँ से आया? तो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो भी नहीं है तो एक और नई टेक्निक है, द न्यू ways to determine the structure of the protein. It is a cryo electron microscopy, ठीक है, क्रायो EM टेक्निक भी बोला जाता है। तो इस तरीके से भी प्रोटीन स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली देर आर सो मेनी स्टेप्स, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहते हैं टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, बट होते हैं। ओके, देर आर सो मेनी प्रोटीन स्ट्रक्चर जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी PDB डाटा बैंक में ऐड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये वर्क नहीं होता है, बट बेसिकली हम फार्मासिस्ट लोग ये काम ज़्यादा नहीं करते, मोर ये बायोटेक एरिया के जो लोग रहते हैं, ठीक है, सो दे डू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ वर्क। ऑल्दो यू कैन गो इन दिस पर्टिकुलर एरिया, अगर आपको आगे चल के कुछ PhD करनी है तो इस एरिया में जाके आप वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इतना बेसिक ठीक है अभी के लिए। सो क्या फ़ायदा ये प्रोटीन का हमें, क्या होगा अगर ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है? तो सो दैट विल गोइंग टू बी यूजफुल इन अ स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन लाइक डॉकिंग एंड मॉलिकुलर डायनामिक स्टडी। करेक्ट और नॉट? अगर आपके पास में प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आप डॉकिंग कर सकते हैं, आप मॉलिकुलर डायनामिक स्टडी कर सकते हैं। अगर नहीं है प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो क्या डॉकिंग हो सकता है क्या? टेल मी। इफ सपोज नहीं हो सकता, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अप्रोचेस जो अभी तक हमने स्टडी की, एक है LBDD एंड दूसरी SBDD। LBDD में हमने कौन कौन से मेथड स्टडी किया? लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन में हमने कौन कौन से मेथड्स अप्रोचेस स्टडी किए? यस, एनीवन? लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन कौन कौन से मेथड स्टडी किए? सर डायरेक्टली डॉकिंग, डॉकिंग इज by selecting. डॉकिंग इज अ लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, डॉकिंग इज अ लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन? क्वेश्चन मार्क। No sir, no sir. सो मेरा क्वेश्चन है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन की कौन कौन से मेथड हमने स्टडी किया? हमें सिर्फ मेथड के नाम पूछ रहा हूँ मैं तो। सर QSAR, QSAR एक, दूसरा फार्माकोफोर मॉडलिंग, ठीक है। QSAR का फुल फॉर्म क्या है? quantitative structure activity relationship. करेक्ट, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। हमने वहाँ पे QSAR मॉडलिंग स्टडी किया, दैट इज़ अ लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन अप्रोच। फार्माकोफोर मॉडलिंग, ठीक है, इनिशियल जो हमने फार्माकोफोर मॉडलिंग पढ़ा दैट इज़ अ लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, बट हमने फार्माकोफोर मॉडलिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन भी स्टडी किया, ठीक है।
बट बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था फार्माकोफोर मॉडलिंग तो इट वाज अ लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। और स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन में हमने कौन सी मेथड स्टडी किया, दैट इज़ ओनली द डॉकिंग। ठीक है, सो डॉकिंग करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द डॉकिंग, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास? You should have Structure of a protein structure and target and molecules. एंड द लिगेंड मॉलिक्यूल, टारगेट एंड लिगेंड, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, राइट। एंड यू शुड हैव अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सही बात है। तो डॉकिंग करना है तो मुझे तीन चीज़ें चाहिए। एक क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए प्रोटीन का, टारगेट का स्ट्रक्चर चाहिए, है ना, जो रिसेप्टर है, जो एंजाइम है, उसका मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दूसरा मुझे क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द सेकेंड रिक्वायरमेंट, आई शुड हैव अ लिगेंड मॉलिक्यूल जिसका मुझे डॉकिंग स्कोर निकालना है, कैलकुलेट करना है। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड क्या होना चाहिए, I should have a proper software, right, which will going to calculate me the docking score. So ये तीन चीज़ें हमें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम डॉकिंग कर सकते हैं। बट वॉट इफ सपोज यू डोंट हैव अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर हमें कहाँ से मिलता है, बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर हमें कहाँ से मिलता है, PDB. ये डाटाबेसेस से मिलता है। और लिगेंड मॉलिक्यूल कहाँ से मिलेंगे, सो लिगेंड के डाटाबेसेस से मिलेंगे। कौन कौन से लिगेंड के डाटाबेसेस हैं, मुझे ज़्यादा समराइज करेंगे। लिगेंड मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने के लिए या उसका डाटा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कौन कौन से डाटाबेसेस हैं? Sir, PubChem. पबकेम, और कोई? ChemDraw. कैमड्रो तो इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू नहीं ड्रॉ द नहीं स्ट्रक्चर। सर, हाँ यस, सॉरी सॉरी। जिंक 15, याद आया, जिंक हाँ 15। यस Yes, सर, sir. यस सर, यस सर। जिंक 12 भी है, ठीक है, जिंक 12 भी है, जिंक 15 भी है, कैम स्पाइडर, कैम्बियल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डाटाबेसेस हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते, सॉरी लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यू मस्ट नो। ओके, सो प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिलेगा इन पर्टिकुलर डाटाबेस से, लिगेंड का इन्फॉर्मेशन उन डाटाबेसेस से मिलेगा। लेकिन व्हाट हैपन्स अगर मुझे डॉकिंग करना है एंड आई डोंट हैव अ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन दैट पर्टिकुलर डाटाबेस। सपोज आपको डॉकिंग करना है, ठीक है, और आपके पास में स्ट्रक्चर ही नहीं है, सो व्हाट विल हैपन, क्या कर सकते हैं डॉकिंग हम? कर सकते हैं कि हम डॉकिंग, एक ध्यान देते हैं हम कि ये जो 6LU7 है ये कब आया, डू यू नो व्हेन इट वाज कम इनटू द दिस पीडीबी डाटाबेस 6LU7? तो नहीं पता तो आप जा सकते हैं पीडीबी डाटाबेस में और देख सकते हैं कब रिलीज़ हुआ इसका स्ट्रक्चर। कैन यू सी द स्ट्रक्चर रिलीज 5/2/2020, मतलब 5 फरवरी को पिछले साल रिलीज़ हुआ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, राइट सर। राइट। मेरे पास में कुछ पेपर्स थे, check it out. ये ले सकते हैं,
सी एक पेपर आ गया, वर्चुअल स्क्रीनिंग एंड रीपर्सिंग ऑफ FDA अप्रूव्ड ड्रग अगेंस्ट कोविड-19 मेन प्रोटीएस। ठीक है, दिख रहा है आपको ये पेपर, वर्चुअल स्क्रीनिंग एंड Yes, रीपर्पसिंग sir. ऑफ द FDA अप्रूव्ड ड्रग अगेंस्ट कोविड-19 मेन प्रोटीएस। पेपर कब सबमिट हुआ था? तो इट वॉज सबमिट टू द जर्नल ऑन द 25 फरवरी। ठीक है, उसको रिवाइज किया गया अप टू 27 मार्च एंड इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन द 38 मार्च। अभी हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डाटाबेस में कब आया था ये प्रोटीन, 5 तारीख को। ठीक है, 5 फरवरी को रिलीज़ हो चुका था। डिपॉजिट कब हुआ था? 26 को रिलीज़ इस तारीख को हुआ था। लेकिन इस पेपर ने क्या वो प्रोटीन यूज़ किया है क्या? ये वर्चुअल स्क्रीनिंग ही है मेन प्रोटीएस के ऊपर, क्या इन्होंने ये लिगेंड यूज़ किया क्या, प्रोटीन यूज़ किया क्या? तो आप देख सकते हैं दे हैव नॉट यूज कोविड-19 एम्प्रो प्रोटीन। ओके, यूज़ किया है उन्होंने। सो उससे जैसे ही शायद यानी इन्होंने ये PDB डाटाबेस सबमिट हो गया, दे स्टार्टेड द डॉकिंग ऑन 6LU7। ठीक है, इमीडिएटली उन्होंने डॉकिंग किया है विद द ग्लाइड डॉकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब जैसे ही प्रोटीन आया तो डॉकिंग हुआ। शायद उसके पहले किसी ने डॉकिंग किया है क्या उस पर्टिकुलर मेन प्रोटीएस पे? ना, ये हाँ, ये एक पेपर है जिसमें उन्होंने मेन प्रोटीएस नहीं लिया, उन्होंने RDRP के ऊपर डॉकिंग किया। हम इसको भी सर्च करते हैं, लेट मी सर्च। SARS-CoV-2 RDRP। Okay, they are not finding SARS-CoV-2 RDRP X-ray crystal structure। एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो शायद नहीं मिल रहा है, देखते हैं PDB से सर्च करते हैं। PDB, यस, एक मिल गया मुझे, 6M71। ये ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए। सो 6M71 व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, इट इज़ अ SARS-CoV-2 RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इन कॉम्प्लेक्स विद द कोफैक्टर। ठीक है, ये कब रिलीज़ हुआ? इट वॉज रिलीज ऑन 1/4/2020। ठीक है, 1 अप्रैल को। आई एम हैविंग अ वन पेपर, यस, दिस इज दैट पेपर। और ये पेपर कब सबमिट हुआ था? यू कैन सी इट वॉज रिसीव्ड ऑन 7 फरवरी। ठीक है, इट वॉज रिवाइज ऑन अप टू 28 मार्च एंड एक्सेप्टेड ऑन 23 मार्च। और अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पेपर में उन्होंने डॉकिंग किसके ऊपर किया है? सो दे परफॉर्म अ डॉकिंग, सी, ऑटोडॉक वीना सॉफ्टवेयर वॉज यूटिलाइज इन ऑल द डॉकिंग एक्सपेरिमेंट विथ ऑप्टिमाइज SARS-CoV-2 RDRP प्रोटीन। दिखता है क्या इनको? इन्होंने Yes, sir. SARS-CoV-2 RDRP प्रोटीन का एक ऊपर डॉकिंग किया। ठीक है, लेकिन जब हम PDB ID देखते हैं SARS-CoV-2 RDRP की, तो PDB ID कब मिली हमें, कब रिलीज़ हुई है PDB डाटा बैंक में? 1 अप्रैल को। पेपर कब एक्सेप्ट हुआ ये वाला? इट वॉज एक्सेप्टेड इन द 23 मार्च। तो मतलब प्रोटीन डाटा बैंक में प्रोटीन आने से पहले ही इन लोगों ने इसके ऊपर डॉकिंग कर दी। कैन यू सी दैट? कैसे पॉसिबल होगा सर? कैसे पॉसिबल होगा? एग्जैक्टली कैसे पॉसिबल होगा, राइट? सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू आंसर। व्हाट इफ यू डोंट हैव द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन द डाटाबेस? ठीक है, what if you don't have a protein structure in a database? Before that you can see this slide also.
सी अभी हमने देखा था कि प्रोटीन डाटा बैंक में कितने मॉलिक्यूल्स से 1,75,000 तकरीबन उतने ही देखे थे ना हमने अभी। ये मेरी पुरानी स्लाइड है। Yes, सो इट sir. इज़ गिविंग दैट 50,000 देयर आर प्रोटीन स्ट्रक्चर इन द पीडीबी डाटाबेस। अभी हमारे पास कितने हो गए, सपोज अपडेटेड हो गए 1,75,000। बट अगर आप देखेंगे कुछ डाटा तो इट सेज दैट जितने स्ट्रक्चर अभी तक हमें पता है, सपोज वी कंसिडर दैट 50,000, ठीक है, या फिर 1,75,000, तो जितने स्ट्रक्चर अभी हमें पता है पीडीबी डाटा बैंक में, इट इज़ ओनली अ 3%। मैं इसका 3 गुना भी कर दूँ तो इट इज़ ओनली अ 3% ऑफ 5.5 मिलियन प्रोटीन सीक्वेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन अ स्विस प्रोट। मतलब स्विस प्रोट क्या है, एक अगेन डाटाबेस है, हम इसके ऊपर अभी बात करेंगे। स्विस प्रोट इज़ अनदर वन डाटाबेस जिसमें आपको सीक्वेंसेस पता है बहुत सारे प्रोटीन के। यू हैव अ सीक्वेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन इन दैट स्विस प्रोट डाटाबेस, ठीक है। तो कितने प्रोटीन का सीक्वेंस अभी हमें पता है इस डाटा बैंक में, 5.5 मिलियन प्रोटीन्स का, ठीक है। बट कितने प्रोटीन्स के हमें स्ट्रक्चर पता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो यू कैन सी ओनली द 3% ऑफ द 5.5 मिलियन, क्योंकि 5.5 मिलियन में से सिर्फ 1,75,000 डाटाबेस हमारे पास अवेलेबल है। सो बाकी अभी क्या कितने बाकी है, कैन यू इमेजिन? 97% इज 97. रिमेन। 97% प्रोटीन का स्ट्रक्चर अभी हमें पता ही नहीं है। एंड अगर पूरे अर्थ ग्लोब में हम जितने प्रोटीन्स हैं उसका डाटाबेस की बात करें तो उसका कितना परसेंट अभी तक अवेलेबल है, इट इज़ ओनली 0.00007% ऑफ द अर्थ प्रोटीन्स। तो हमारे अर्थ में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सो यू कैन यूज दिस फिगर 5 × 10⁻⁶ ऑर्गेनिज्म। हाउ मेनी जीन्स, 5,000 genes per genome. So you can see how many protein structures we have known, only 0.00007%. तो कितने प्रोटीन के स्ट्रक्चर नहीं पता, सो मच, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च करना चाहो सो कितना बाकी है रिसर्च। कुछ लोगों को टॉपिक नहीं समझ में आते व्हेन दे स्टार्ट विथ रिसर्च। सर किस पे टॉपिक ही नहीं समझ रहा, किस पे काम करना चाहिए। तो यू कैन सी दिस इज़ दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि 97% प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता। 97% प्रोटीन मतलब कितने हो जाएंगे आप देख सकते हैं, है ना। 5.5 मिलियन में से सिर्फ 1,75,000 अवेलेबल है, तो उतने सारे अभी हमें पता नहीं है। तो एक बंदा एक के ऊपर भी काम करेगा तो कितने हो जाएंगे। हो सकता है पॉसिबल कि नहीं हो सकता। 6LU7 का तो पॉसिबल हुआ ना, पहले नहीं पता था। RDRP का पहले नहीं पता था, अब तो पॉसिबल हो गया, स्ट्रक्चर पता चल गया। पहले था क्या, नहीं पता था। सो हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। सो व्हाट विल हैपन if suppose you don't have a protein structure? So answer to this question are given in this diagram. क्या बोलता है ये आंसर? You can use the various technique. कौन कौन सी टेक्निक है? फर्स्ट वन इज अ होमोलॉजी मॉडलिंग। कौन सी टेक्निक है? होमोलॉजी मॉडलिंग when you don't have a protein structure in a database. You can use another technique that is called protein threading, and the third technique that is ab initio method. ठीक है। सो अगर आपके पास कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है इस पीडीबी डाटाबेस में तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट आर दिस टेक्निक? ये टेक्निक आपको क्या करके देगा? सो सी, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक यू कैन जनरेट द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन सिलिको प्रोटीन स्ट्रक्चर। इस टेक्निक के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये है यू मस्ट हैव अ प्रोटीन सीक्वेंस। आपको उस पर्टिकुलर प्रोटीन का सीक्वेंस पता होना चाहिए। सो इफ़ यू हैव दैट सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, so what you can do, you can apply this particular techniques of homology modeling, threading and ab initio folding, and what will you can generate? You can generate a 3-dimensional in silico protein structure. क्योंकि हमारा जो एनालिसिस है वो भी इन सिलिको में ही हो रहा है, हमें लाइव तो नहीं चाहिए प्रोटीन कि एक्सपेरिमेंटल हमको उसके ऊपर करना है। तो यू कैन जनरेट दैट इन सिलिको प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय यूजिंग दिस टेक्निक. So now it can be possible, Siddesh, if you
have the protein structure generated by using this method for further proceeding to the docking, Yes, sir. राइट. सो Yes, sir. उसी का आंसर है ये टेक्निक. ठीक है, तो अगर ये पेपर देखेंगे तो सी दिस पेपर. ठीक है, सो दे हैव परफॉर्म सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड द मॉडलिंग. ठीक है, एंड कौन सा मॉडलिंग क्रिएट किया है? सो दे हैव क्रिएटेड अ होमोलॉजी मॉडलिंग ऑफ द SARS-CoV-2 RDRP. ठीक है, which was built using a server that is a Swiss model web server. तो अगर आपके पास में कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, सो डोंट गेट अफ्रेड. आप अफ्रेड मत हो जाइए. आप डॉकिंग कर सकते हैं फिर भी. तो क्या कर सकते हैं आप? इनमें से कोई टेक्निक यूज़ करिए. either you can use the homology modeling, either you can use the protein threading, or you can use the ab initio technique. Now the next question, उसका भी आंसर यहीं पे लिखा हुआ है. कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए? when to apply which particular technique? So you can apply the homology modeling when the sequence identity is the 50% or more. ये परसेंटेज याद रखिए, हम इसके ऊपर बात करेंगे what is mean by sequence identity. So when the sequence identity is 50% or more, in that case you can use homology modeling. But if the sequence identity is only 30% to 50%, ठीक है, sequence identity is 30% to 50%, then you have to use this technique, that is the protein threading. लेकिन अगर आपका सीक्वेंस आइडेंटिटी 30% से भी कम है, इफ़ इट इज़ लेस देन 30%, सो आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगी? एब इनिशियो मेथड यूज़ करनी पड़ेगी. सो इज दिस क्लियर? ओके. Yes, sir. Now what is Yes. the sequence identity? So let us see the answer for that sequence identity. Suppose आपके पास में एक प्रोटीन है. Suppose you have a one particular protein, and उस प्रोटीन का ना स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, बट आपको सीक्वेंस पता है. सो वी कॉल्ड इट एज ए सीक्वेंस ए. एंड हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ दैट अमीनो एसिड्स इन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन? सपोज 320 अमीनो एसिड्स है आपके पर्टिकुलर सीक्वेंस में. समझ में आया? दिस प्रोटीन इज अननोन टू मी, जिसका मुझे क्या नहीं पता? ID, PBD ID. मुझे PDB ID नहीं पता, मुझे उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं पता. बट व्हाट आई नो द सीक्वेंसेस. ठीक है, कि अमीनो एसिड कौन से सीक्वेंस में लगा हुआ है. यू नो देयर आर वेरियस मेथड्स इन बायोकेमिस्ट्री बुक. देख सकते हैं कि सीक्वेंसेस कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन के, राइट. सो देयर आर Wagner method. या अभी आपने चिपेट क्वालिफाइड किया है, जल्दी बताइए कौन कौन से मेथड्स हैं? Wagner method और एक है सर, Singer and Singer method. यस, सिंगर मेथड्स जो यूज़ की जाए. Singer सेंगर्स मेथड, राइट. Sanger, हाँ Sanger method, yes. सो सेंगर्स मेथड जो है उससे आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं. तो यू नो हाउ यू कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, दैट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. ठीक है, सो यू हैव दैट अननोन प्रोटीन बट यू हैव अ सीक्वेंस दैट इज़ अ 320 अमीनो एसिड. सो हम इस अननोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या करके देखते हैं? वी विल गोइंग टू अलाइन इट. हम इसको क्या करके देखेंगे? अलाइन करके देखेंगे विथ वन पर्टिकुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसका हमें 3 डायमेंशनल डाटा अवेलेबल है. किसके साथ अलाइन करेंगे? एक 3D PDB ID के साथ. एक PDB ID वाले प्रोटीन के साथ हम क्या करेंगे? इसको अलाइन करके देखेंगे. ठीक है, अलाइन करना मतलब क्या? ओवरलैपिंग करना. ठीक है, जैसे अगर हमने एक हाथ की 5 उंगलियां ले ली और उसके ऊपर दूसरे हाथ की 5 उंगलियां रख दी, तो ये क्या हो जाता है? हमारा कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो जाता है. हो जाता है कि नहीं हो जाता? पॉसिबल है. एक हाथ की 5 उंगलियां हमारे ही दूसरे हाथ की 5 उंगलियों के साथ ओवरलैप होती है कि नहीं होती है? Yes sir. आसानी से हो जाती है, बराबर है. तो हम बोलेंगे कंप्लीट अलाइनमेंट हो गया. लेकिन अगर वही हमारे 5 उंगलियां किसी दूसरे पर्सन के 5 हाथ के साथ अगर ओवरलैप करने गए, तो क्या परफेक्ट ओवरलैपिंग होगा क्या? No, sir. नहीं, वेरी हो हाँ. सकता है. ठीक है,
So we will going to align this unknown protein structure with a known protein structure. और अलाइनमेंट करने का एक तरीका रहता है, दैट इज कॉल्ड इज ब्लास्टिंग. उस टेक्निक को क्या बोला जाता है? ब्लास्ट. ये वर्ड आएगा आपको अभी. सो ब्लास्टिंग करने के बाद हमें क्या पता चला कि देर आर टोटल 100 अमीनो एसिड विच आर आइडेंटिकल. विच आर आइडेंटिकल मीन्स वो बिल्कुल मैच होते हैं. सपोज यहाँ पे W है तो यहाँ पे भी W है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी T है, यहाँ पे सपोज C था लेकिन यहाँ पे क्या है? C नहीं है, यहाँ पे G है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं मैचिंग हुआ. फिर हमारे पास A है तो यहाँ पे भी A है. तो सपोज अबो वाली जो लाइन है ये अननोन प्रोटीन की है और बिलो वाली जो लाइन है वो प्रोटीन PDB-ID जिसकी मुझे पता है. तो ऐसे मैचिंग किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अलाइनमेंट किया जाता है. एंड अलाइनमेंट करके मुझे पता चला कि देर आर टोटल 100 अमीनो एसिड्स विच आर आइडेंटिकल. सो हाउ आई कैन कैलकुलेट द आइडेंटिटी, परसेंटेज आइडेंटिटी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 320 इंटू 100. तो जो भी आंसर आएगा दैट इज़ 31.25%. तो मैं बोल सकता हूँ मेरा ये जो पर्टिकुलर PDB-ID है वो इस अननोन प्रोटीन के साथ कितना परसेंट मैच कर रहा है, कितना परसेंट आइडेंटिकल है. इट इज़ अ 31.25% आइडेंटिकल. समझ में आया आपको? ठीक है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर फिर से एक बार शॉर्ट में. एक अननोन प्रोटीन है, उसके सीक्वेंसेस है 320 अमीनो एसिड है. दूसरा एक PDB-ID है जिसमें कितने अमीनो एसिड्स है? 450 अमीनो एसिड्स है. मैं इस अननोन प्रोटीन के जो सीक्वेंसेस हैं उसको इस नॉन प्रोटीन के सीक्वेंसेस के साथ अलाइन करके चेक करता हूँ. अलाइन किया और अलाइन करने के बाद मुझे पता चला कि 320 और ये 450 में से कितने अमीनो एसिड अलाइन हुए परफेक्टली. सो देयर आर टोटल 100 अमीनो एसिड्स विच आर अलाइन परफेक्टली, सो दे आर आइडेंटिकल. सो परसेंटेज आइडेंटिटी इज फार्मूला 100 डिवाइड बाई 320 इज इक्वल टू 31.25% आइडेंटिटी हो गई हमारी. क्लियर है? यस सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. ओके. सो हमें ये आइडेंटिटी चेक करनी है, दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस आइडेंटिटी. सो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इफ द सीक्वेंस आइडेंटिटी इज 50% और मोर, तो आप कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं? होमोलॉजी मॉडलिंग. If the sequence identity is 30% to 50%, you can use protein threading. And if the sequence identity is less than 30%, then you have to apply the ab initio technique. क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है. एक और टर्म आता है आइडेंटिटी के साथ, परसेंटेज सिमिलरिटी. सो व्हाट इट फाउंड दैट आउट ऑफ दैट ऑल अमीनो एसिड देर आर सर्टेन मोर 23 अमीनो एसिड्स which differ only by the certain substitution, otherwise their chemical properties are maintained. ठीक है, तो एक छोटा मोटा कुछ सब्सटीट्यूशन हुआ है उनके साइड चेन पे, अदरवाइज उनके जो केमिकल कन्फर्मेशन से केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मेंटेन है. तो देर आर 23 अमीनो एसिड. सो व्हाट इज द परसेंटेज सिमिलरिटी? सो इट इज 100 प्लस 23 डिवाइड बाई 320, तो इट इज मोर देन 31.25, 38.44%. तो ये भी एक पैरामीटर है जो कहीं पे यूज़ किया जा सकता है. So why we are using the homology modeling for the percentage sequence similarity more than 30%? You can see this is a research done by one scientist and it was published in the 2001 in the Journal of Science. And according to the research, he found that अगर हम sequence identity 30% या उससे ज़्यादा रखते हैं, so see the accuracy improves with the homology modeling, right? So homology modeling is more reliable then another method than the rest of the methods if the sequence similarity is more than 30%. बट अगर sequence similarity देखो आप 30% से सॉरी मैंने क्या बताया 50%. ठीक है, सो इफ द 50% से ज़्यादा है तो होमोलॉजी मॉडलिंग, लेकिन अगर 30% एंड 50% के रेंज में है तो आप थ्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ 30% टू 50%. एंड अगर आपका 30% से कम आता है सीक्वेंस सिमिलरिटी तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? यू हैव टू यूज़ एब इनिशियो टेक्निक. ठीक है, तो आप देख सकते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग थोड़ी सी इजी टेक्निक है, एब इनिशियो डिफ़िकल्ट टेक्निक है ना. तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होते जा रही है नेचुरली. जब सीक्वेंस सिमिलरिटी कम हो रही है तो हमारा जो टास्क है
हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है. सो एब इनिशियो टेक्निक जो है ये हाईली एडवांस टेक्निक हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना. एब इनिशियो टेक्निक इज़ अ हाईली एडवांस टेक्निक for the in silico design of the protein structure, whereas the homology modeling is the easiest technique as compared to rest of the two. Correct? समझ में आया? So have you got what is the concept behind the homology modeling? Yes, sir. Okay, let us see what are the various softwares first of all that are available for the homology modeling. So again the Wikipedia gives the list of the protein structure prediction software. There are many. See for the homology modeling, ठीक है, उन्होंने डिफरेंशिएट भी करके दिया है हमारे लिए. सो हाउ यू कैन सी होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर है. सो नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर आर ऑन द फर्स्ट कॉलम. द मेथड्स which they are following. See the modeling also have certain methods, that is the techniques, scoring function. So that is available in the second column. The description, whether it is web based standalone कैसा सॉफ्टवेयर है वो सब पूरा अवेलेबल है. So there are software first is a Raptor X. So see it is based on a remote homology detection, protein 3D modeling, binding site prediction. Again see it is a automated web server as well as the downloadable program. तो आप दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं. You can click on this link, you will get this particular software. Then Biscuit, then FoldX, then Fire and Fire 2, HHPRED, Modular, बहुत ज़्यादा फेमस है मॉडलर फॉर द होमोलॉजी मॉडलिंग, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द पाइथन स्क्रिप्ट. तो आपको ये ऑल दो यू कैन यूज़ इन अ बोथ वे, सर्वर भी आप यूज़ कर सकते हैं मॉडलर का, एज वेल एज आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं. देर इज़ अनदर MOE, मैंने बताया था ये कमर्शियल रहता है, आई डोंट थिंक सो ये आपको फ्रीली अवेलेबल रहेगा. देन रोबेटा, सी द भगीरथ, देन स्विस मॉडल. तो स्विस तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, शायद बोल सकते हैं फ्री अवेलेबल, ठीक है. देन यासारा इज़ अगेन अ पेड कमर्शियल सॉफ्टवेयर, सो आई थिंक दे विल नॉट गिव एनी असेस. देन one more last one, awesome suit, that is for the molecular dynamic simulation based template guided co-evolutionary enhance optimize folding landscape. So again a server, you can check this. Okay, so ये सब होमोलॉजी मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर है. तो इसमें से हम स्विस मॉडल एक देखेंगे और एक मॉडलर देखेंगे, ठीक है. देन थ्रेडिंग टेक्निक्स जो है उसमें है रैप्टर एक्स, HHPRED, फायर एंड फायर 2. तो अगर आप ये देख सकते हैं तीनों सॉफ्टवेयर ऊपर भी थे, यहाँ पे भी है. सो अगर आप एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर हाथ बैठाना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, रैप्टर एक्स, HHPRED, फायर 2. And if you want to use ab initio technique, then you can go with this software iTaser. It is a free available, ठीक है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं iTaser. सो ऐसा नहीं है कि आप कोई टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते, यू कैन वर्क ऑन इन एनी ऑफ द टेक्निक. तो iTaser भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन यूज़ इट. ओके, ऑनलाइन सर्वर है फॉर द प्रोटीन मॉडलिंग. देन रोबेटा, एबालोन, रोजेटा, TR रोजेटा, तो ये भी कुछ सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं. सो व्हेन यू हैव टू परफॉर्म द एब इनिशियो टेक्निक, नेचुरली व्हेन द सीक्वेंस सिमिलरिटी इज लेस देन 30%. व्हेन यू हैव टू यूज़ द थ्रेडिंग टेक्निक, व्हेन द सीक्वेंस सिमिलरिटी इज 30 to 50%. And when the sequence similarity is more than 50%, you can proceed with the homology modeling, which is considered to be the easiest of all these methods. ठीक है. Then let us proceed. Now what is actually the homology modeling? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस है तो पहले क्लियर कर दिए, देन वी विल स्टार्ट विद दिस होमोलॉजी मॉडलिंग. No, sir. ओके, सो व्हाट इज़ अ होमोलॉजी मॉडलिंग. अभी तक के हमारे डिस्कशन से ये तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ अ होमोलॉजी मॉडलिंग. सो इन दिस होमोलॉजी मॉडलिंग व्हाट विल गोइंग टू डू, विल गोइंग टू प्रेडिक्ट द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन प्रोटीन सीक्वेंस. ठीक है, एक हमारे पास में अननोन प्रोटीन सीक्वेंस है, हम उसका 3-dimensional स्ट्रक्चर क्या करने वाले, प्रेडिक्ट करने वाले. दैट इज वी विल गोइंग टू डिज़ाइन इन सिलिको डिज़ाइन दैट 3D dimensional स्ट्रक्चर ऑफ द अननोन प्रोटीन. ठीक है.
बेस्ड ऑन व्हाट? सो बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट टू वन और मोर नोन प्रोटीन स्ट्रक्चर. अब जो स्ट्रक्चर्स, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कि स्ट्रक्चर का मुझे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 3D स्ट्रक्चर पीडीबी का अवेलेबल है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टेम्पलेट. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? टेम्पलेट. आपको रेप्लिका ग्रेडिंग पता है? हैव यू मैं अब थोड़ा एनालिसिस में जा रहा हूँ. ऑल्दो डू यू नो ग्रेटिंग्स इन एनालिसिस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में? ग्रेटिंग सुना है? यस सर. ठीक है, व्हाट आर दैट Sir, ग्रेटिंग्स? gratings means grooves, small grooves. ग्रूव्स रहते हैं. तो They रेप्लिका are ग्रेटिंग grooves, सुना है sir. क्या? रेप्लिका ग्रेटिंग सुना है वर्ड? नो सर. नहीं सुना. चलो, सपोजिटरीज सबने बनाई होंगी प्रैक्टिकल लैब में. सपोजिटरीज. यस यस. ओके. हाँ सर, वो सैंडविच करते हैं वैसे. तो सपोजिटरी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्ड अवेलेबल होने चाहिए, राइट? अगर हमारे पास मोल्ड अवेलेबल है तो ही हम सपोजिटरी बना सकेंगे. ढांचा, एक ढांचा अवेलेबल. गुल्फी बनाते, अगर अभी ठंड गर्मी के दिन आ गए तो गुल्फी खा रहे होंगे कोई, तो गुल्फी बनाते तो गुल्फी किस में बनाते हैं? यस एक पर्टिकुलर ढांचा होना चाहिए ना उसका, यस यस. तभी वो गुल्फी उस पर्टिकुलर शेप में आएंगी. अदरवाइज आती है क्या? सो हमें एक पर्टिकुलर ढांचा चाहिए. उस ढांचे को No, क्या sir, बोलते it हैं? requires a mold. राइट. दैट मोल्ड इज नथिंग बट अ टेम्पलेट. ठीक है. सो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारे पास में एक अननोन स्ट्रक्चर है जिसका मुझे क्या अवेलेबल है, जिसका मुझे क्या पता है. व्हाट आई नो अबाउट दिस अननोन स्ट्रक्चर? Sequence of amino acids. करेक्ट. आई नो द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड. ठीक है, तो मैं इसको डिनोट करता हूँ बाय सिंबल ए, कैपिटल ए. सो ए इज़ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन जिसका मुझे स्ट्रक्चर पता नहीं है. ठीक है, सो मैं क्या करूँगा? इसको अलाइन करूँगा. आई विल गोइंग टू अलाइन इट विथ होम, विथ वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो मुझे ऑलरेडी पता है, एंड उसका स्ट्रक्चर का कोड है फॉर एग्जांपल बी. तो यू कैन सी हमें बी का पूरा स्ट्रक्चर पता है. ठीक है, कहाँ से मिलता है ये बी का स्ट्रक्चर? फ्रॉम वेयर आई विल गेट दिस स्ट्रक्चर ऑफ द बी? कहाँ से मिलेगा ये स्ट्रक्चर मुझे? ना पीडीबी डाटा. यस एग्जैक्टली, पीडीबी डाटाबेस से मुझे मिलेगा. करेक्ट है. सो पीडीबी डाटाबेस से मुझे बी का स्ट्रक्चर मिल जाता है. सो मैं क्या करता हूँ, इस ए के स्ट्रक्चर को उस पीडीबी डाटा बैंक के बी स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करके चेक करता हूँ. आर यू गेटिंग? अलाइन करना मतलब क्या करना? नाउ यू कैन सी इन दैट डायग्राम. अलाइन करना मतलब क्या करना? मैचिंग करना. मैचिंग मैचिंग. हाँ. राइट. ई देखो ई के साथ मैच हो गया, एल एल के साथ मैच हो गया, ए के साथ मैच हो गया, लेकिन एक पर्टिकुलर यहाँ पे देखो मैचिंग नहीं हुआ इस पर्टिकुलर जगह पे. फिर ये जो जी है इसके साथ यहाँ पे मैच नहीं हुआ है ना, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, बाकी सारी जगह मैच हो गई हैं. तो सर्टेन पार्ट में अलाइनमेंट हाँ, नहीं हुआ, yes, sir. लेकिन बहुत सारे पार्ट में अलाइनमेंट हो गया. सो दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट, राइट? सो what is the first step? First step is to know the structure of the sequence A. हमारे पास में इस सीक्वेंस होना चाहिए. सो इस केस में देखिए what are the total amino acid in the sequence A? 150 amino acids. तो ये हमारा कितने लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स है? इट इज़ अ 150 अमीनो एसिड्स लॉन्ग अमीनो एसिड सीक्वेंस वाला एक प्रोटीन है. इसको हम कंपेयर कर दें ए को किसके साथ कंपेयर कर दें? पीडीबी डाटा बैंक के पीडीबीज के साथ में. अब पीडीबी डाटा बैंक में कितने प्रोटीन्स हैं? हाउ मेनी पीडीबीज आर देयर इन अ पीडीबी डाटाबेस? 1,75,000. राइट. सो हमें मैच करके देखना है कितने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ? 1,76,000 प्रोटीन के साथ में हमको उसको मैच करके देखना है, अलाइन करके देखना है. सो ये आप मैन्युअली कर सकते क्या? No, No, sir. sir. तो इसके लिए आपको क्या चाहिए अलाइनमेंट करने के लिए? सॉफ्टवेयर. ठीक है. एंड अलाइनमेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम यूज फॉर द अलाइनमेंट? Blast. ब्लास्ट. सो अगर किसी ने बोला परफॉर्म द ब्लास्ट, तो क्या करना है? ब्लास्ट करना है मतलब बॉम्ब नहीं फोड़ना है. Bomb.
राइट, बॉम्ब नहीं फोड़ना है, हमें ब्लास्ट करना है, मतलब क्या करना है, अलाइन करना है। To align. yes, we have to align the unknown Align. structure of the protein with the PDB database, right? तो हमें उसको ब्लास्ट करना है, और ब्लास्ट करने के बाद मुझे पता चला कि इट इज़ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन बी विच इज़ हैविंग अ 300 अमीनो एसिड्स, ओके, कितने अमीनो एसिड्स है उसमें, 300 अमीनो एसिड्स है, एंड it is matching with A with how much percentage similarity, you can see the 50%, राइट, 50% मैचिंग के साथ मुझे एक मॉलिक्यूल मिल गया पीडीबी डाटाबेस में से, उसका नाम है बी। सो समझ में आया ये बी कहाँ से आया, मैंने मैन्युअली उठा के नहीं लाया कहीं से बी, मैंने क्या किया, उसका ब्लास्टिंग किया, और ब्लास्टिंग करने से मुझे बी पता चला है। So I hope you understand what is the steps which we are following right now. So we are taking unknown structure of the protein, we are matching, we are blasting with the all that PDB data bank structures, and out of that we find that yes, this is that particular structure B from the protein data bank which is having how much similarity, the 50%, not similarity, 50% identity with that of the unknown amino acids, अननोन प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू अगेन यूज द सॉफ्टवेयर्स, एंड व्हाट दिस सॉफ्टवेयर विल डू, यानी देखो ये पोर्शन तो मैच हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शन यहाँ पे है जो अनमैच है। अब तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इट विल म्यूटेट दोज अमीनो एसिड्स दैट डिफर बिटवीन द सीक्वेंस A and B. So this is done with the help of the software. So that software will going to mutate those amino acids that differ between sequence A and B, and finally arrive at our structure of model A. So ये possible होता है with the help of software, homology modeling software. ये homology modeling software क्या करता है, जो अमीनो एसिड्स मैच नहीं हुए हैं उसको क्या करेगा, म्यूटेट करेगा, और म्यूटेट करके वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड फिट करेगा, एंड इट विल अलाइन दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स, ठीक है, और यानी वहाँ पे उसको गैप फिल आउट करेगा, और फिल आउट करने के बाद हमें एक स्ट्रक्चर प्रपोज करके देगा, एंड दैट स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज ए मॉडल स्ट्रक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, अननोन प्रोटीन। सो क्लियर है कंसेप्ट, व्हाट इज अ होमोलॉजी मॉडलिंग, व्हाट वी आर डूइंग इन अ होमोलॉजी मॉडलिंग? नहीं है तो यू कैन सी दिस स्टेप्स, Yes, sir. you can see the steps. So what is the first step? You require a template. First step, you must require a template. Now there are two ways again for the template selection. First जो मैंने अभी बताया pair wise sequence alignment, and second is called as the multiple sequence alignment. देखिए कोई मुझे फिर से एक्सप्लेन करेगा, सिद्धेश या वृषाली, कि हमने क्या किया यहाँ पे सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए? सर हमने एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया, किस फिर बेसिस पे, पीडीबी किस डाटा, बेसिस पे वो टेम्पलेट सेलेक्ट किया? अमाइनो एसिड के आइडेंटिटी स्कोर के बेसिस पे। आइडेंटिटी स्कोर के बेसिस पे। अगर 50 के ऊपर है तो फार्माकोफोर राइट, होमोलॉजी तो मॉडलिंग कर रहे हैं हम। हमने कितने ऐसे हाँ, पीडीबी सिलेक्ट किए, एक या एक से ज़्यादा? एक एक ही सिलेक्ट किया, ठीक है। सो व्हेन यू सिलेक्ट ओनली वन पर्टिकुलर टेम्पलेट, तो उस तरीके के जो अलाइनमेंट होता है उसको बोला जाता है पेयर वाइज अलाइनमेंट। यू कैन सी दिस पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बी जो है उसका सपोज 25% मैच करता है, ठीक है, और एक पीडीबी है सपोज एफ, ठीक है, उसका ना 32% मैच करता है। तो अगर इन दोनों को सम आउट कर दूँ तो बी का 25% आइडेंटिटी है और एफ है उसका 32% आइडेंटिटी, इन दोनों को सम कर दो तो कितना हो जाएगा? 57। यस सर। सो मैं क्या करता हूँ, अलाइनमेंट करने के लिए एक नहीं एक से ज़्यादा टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, तो भी तो मेरे को अननोन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हो सकता है इतना पोर्शन जो है बी के साथ मैच होता है और इतना जो नीचे का पोर्शन है वो एफ के साथ मैच होता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैंने किया तो नहीं हो सकता एक का स्ट्रक्चर मुझे मिल जाए, हो सकता है। सो अगर ऐसा किया तो दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। तो टेम्पलेट दो तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं, फर्स्ट इज अ पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है।
तो हमने टेम्पलेट सिलेक्ट कर दिया, उस टेम्पलेट को अलाइन किया, उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये 3 चीज़ें करके देता है ऑटोमेटिकली। क्या करके देता है? फर्स्ट इज़ अ बैकबोन जनरेशन, सेकेंड इज़ अ लूप मॉडलिंग, थर्ड इज़ अ साइड चेन मॉडलिंग। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ दिस। अब हमने देखा था प्रोटीन जो रहता है इट में हैव अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट में हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट में हैव अ टर्शरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी भी रह सकता है, सेकेंडरी भी रह सकता है, टर्शरी भी रह सकता है। सो हमारा होमोलॉजी मॉडल क्या करता है? एक पर्टिकुलर बैकबोन जनरेट कर देता है। बैकबोन मतलब सपोज आपका प्रोटीन का एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे वो लूप है, इस पर्टिकुलर जगह पे वो क्या हो रहा है, दूसरा लूप है, इस पर्टिकुलर जगह पे बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक है। तो ऐसा बैकबोन हमारा कहीं कहीं पे जनरेट करके दे देता है, ठीक है। ये हमारी बीटा प्लेटेड शीट है ऐसी। यहाँ पे हमारे क्या है, ये अल्फा हेलिकल है। तो पहला हो गया बैकबोन जनरेशन। दूसरा है लूप मॉडलिंग। तो इन दोनों को कनेक्ट करना है। सपोज़ ये वाला एक लूप है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। सो ये एक लूप है जो इन दो स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ए लूप मॉडलिंग। देन अ साइड चेन मॉडलिंग। कभी कभी क्या होता है, साइड चेन भी रहती है तो उसको भी मॉडल किया जाता है। यहाँ पे जैसे साइड चेन है तो यहाँ पे कौन सी साइड चेन थी उसको भी मॉडल किया गया। सो इस तरीके से आपका एक रफ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये किसकी मदद से पॉसिबल है? ये हैव यू गॉट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर? सबसे पहले बैकबोन जनरेशन। एक एग्जांपल इसको हम ले सकते हैं। सपोज़ आप ना एक मूर्ति बनाते हो, गणपति की मूर्ति, आपको पता है अभी हमारे महाराष्ट्र में तो फेमस रहती है गणपति की मूर्ति। तो जब गणपति की मूर्ति बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा गणपति की मूर्ति के लिए? एक बैकबोन बनाया जाएगा, एक पर्टिकुलर शेप बनाया जाएगा। यस सर। उसके बाद हम उसकी नकाशी और चेंज करेंगे, जैसे उसको थोड़ा सा सरफेस को क्लीन अप करेंगे, है ना, शाइन करेंगे, उसकी आँखों को शेप देंगे पर्टिकुलर, उसकी जो हाथ रहेंगे उसको लगाएंगे, है ना। इस तरीके से हम उस पेंटिंग को थोड़ा उस यानी गणपति का जो ढांचा है उसको क्या करते जा रहे हैं, रिफाइन करते जा रहे हैं। और उसके बाद साइड चेन मॉडलिंग, मतलब वही हाथ लगाना, पैरों को लगाना, सूंड है उसको लगाना। तो इस तरीके से आपका एक पूरा शेप क्रिएट होते जाएगा, ठीक है। लास्टली फिर क्या करेंगे, हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। मतलब ऑप्टिमाइज़ करना मतलब रिफाइनमेंट करना, ठीक है। थोड़ा सा उसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। रिफाइन कर दिया उसके बाद हम चेक करेंगे मूर्ति कितनी अच्छी बनी। तो सिमिलरली हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बैकबोन क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ पर्टिकुलर प्रोटीन इस तरीके से ओरिएंट होना चाहिए। फिर लूप मॉडलिंग, तो लूप समझ रहे हो आप क्या हो सकता है। फिर साइड चेन मॉडलिंग, तो द वेरियस साइड चेन्स विच आर प्रेजेंट उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। एंड मॉडल एक बार रिफाइन हो गया सो फिर हम उसको क्वालिटी चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, मॉडल वैलिडेशन। समझ में आई सारी स्टेप्स? So what is the Yes, first sir. what is Yes, the sir. first step? Template selection and its alignment. Second step is the backbone generation, loop modeling, sidechain modeling. ये सॉफ्टवेयर कर देता है. Then model optimization. Again it is done with the help of the software. ठीक है, लेकिन इसमें आप मैन्युअली कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा आप सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं रखते। सो दैट इज़ कॉल्ड मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, मूर्ति बनाते हैं और पता चलता है ना थोड़ा सा ये शेप प्रॉपर नहीं है, तो उसको शेप प्रॉपर बनाते हैं। हाथ के कड़े छूट गए तो हम उसके हाथ के कड़े लगा देते हैं। तो इस तरीके से होमोलॉजी मॉडलिंग जब करते हैं तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी मिस आउट हो रही हैं तो उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। एंड उसके बाद फाइनल जब मॉडल हमारा हो जाता है रेडी, हम उसको वैलिडेट करते हैं। एंड वैलिडेट करके अगर हमें सारे पैरामीटर्स ओके मिलते हैं, दैट इज़ विद इन अ रेंज, ठीक है, सो हम बोलेंगे येस नाउ योर मॉडल इज़ वैलिडेटेड, यू कैन प्रोसीड फॉर व्हाट, यू कैन प्रोसीड फॉर द एक्टिव साइट प्रेडिक्शन एंड गो फॉर द मॉलिक्यूलर डॉकिंग। ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वी कैन स्टेप बैक टू एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक स्टेप। अगर सपोज हमारा टेम्पलेट ही गलत है जो हमने सिलेक्ट किया तो उसको चेंज करके देखो। सपोज पहली बार हमने एक सिंगल टेम्पलेट के साथ काम किया लेकिन नहीं आए रिजल्ट अच्छे, तो हम दूसरी बार क्या करेंगे, 2 टेम्पलेट के साथ काम करके देखते हैं। तो पूरा
ये बैक करके देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है, ठीक है। सो वो भी आप चेक करके देख सकते हैं कि दूसरा कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है उसको अलाइनमेंट करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, जैसे लूप मॉडलिंग अच्छे से नहीं हुआ, देन यू कैन डू द लूप मॉडलिंग फर्दर, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो आप ये मॉडल ऑप्टिमाइज करो और जितना हो सके, और फिर उसको वैलिडेट करो। सो जितना आपका यानी क्रिएटिविटी अच्छा रहेगा तो उतना ही हम बोलेंगे वो परफेक्ट मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ, और नहीं हुआ तो फिर आपको ये फिर से स्टेप्स करते रहनी पड़ेंगी। सो दैट इज़ व्हाट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन होमोलॉजी मॉडलिंग। क्लियर है ये बातें? एनी क्वेश्चन विच इज़ अराइजिंग इन योर माइंड विच आई फॉरगेटेड टू टेल यू? ऐसा कुछ आ रहा है आपके दिमाग में कि क्लियर हो गया कंसेप्ट, व्हाट इज़ होमोलॉजी मॉडलिंग, नाउ इट इज़ क्लियर टू यू? यस सर। सो सर सिर्फ वो नया मतलब अमाइनो एसिड डिटर्मिनेशन है ना, वो पहली वाली स्टेप मतलब अननोन। हाँ अगर हाँ अननोन कैसे मतलब 150 सीक्वेंस अमाइनो एसिड वाला है, हाँ, वो अननोन स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करना है? अरे यही तो बताया ना आपने, सेंगर्स मेथड। हाँ वो सैंगर मेथड बताया सर, हम्म, लेकिन हम अभी मतलब अगर मुझे कुछ होमोलॉजी मॉडलिंग के हाँ मैं बताता बेसिस हूँ। पे राइट राइट उन्होंने जैसे बनाए। राइट राइट, मैं हाँ बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, यस ओके सर। सो हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए, वो ये दो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्विस मॉडल, पॉसिबल हुआ तो मैं मॉडलर बताता हूँ, ठीक है। अदरवाइज स्विस मॉडल में परफेक्ट आपको बता दूंगा। सो दिस आर द सॉफ्टवेयर विच विल गोइंग टू यूज़, ओके। यस, योर आंसर इज़ वो कैसे पता करेंगे, मैं थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको बता देता हूँ। यही पेपर का लेते हैं हम, सपोज ये पेपर है। सो यू कैन सी उन्होंने क्या किया, अ न्यूली इमर्ज सार्स कोटो न्यूक्लियोटाइड जीन, ठीक है। तो जब सार्स कोटो सबसे पहले रिलीज़ हुआ था तो उसका जीन पता चला होगा कि उसका जेनेटिक सीक्वेंस क्या है। तो उसका जीन का एक नंबर है, सी NC 045512, ओके। एंड आपके आंसर के लिए एक ये भी चीज़ मैंने बताने की रह गई शायद, व्हाट इज़ अ स्विस प्रोट, ठीक है ना। व्हाट इज़ अ स्विस प्रोट? तो स्विस प्रोट एक डाटाबेस है जहाँ पे आपको प्रोटीन के सीक्वेंसेस पता चलेंगे। जैसे PDB क्या था, व्हाट वाज द PDB? RCSB PDB क्या था, किसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी हमको PDB डाटाबेस प्रोटीन में? डाटा प्रोटीन सीक्वेंस। डाटाबेस। तो स्विस प्रोट क्या है? स्विस प्रोट इज दैट डाटाबेस जहाँ पे आपको वो अननोन अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस पता चलेंगे। से दैट पर्टिकुलर फर्स्ट पेज uniprot.org, ठीक है। तो स्विस प्रोट, यू कैन सी हाउ मेनी स्विस प्रोट डाटा इज अवेलेबल। सो 564638, तो तकरीबन 5,64,000। 5,64,000। And some more database, Trimble database, so it is something more, ठीक है। तो ये भी नथिंग बट क्या है, अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस का डाटाबेस है। सो दिस आर द वेरियस डाटाबेसेस विच इज़ अवेलेबल फॉर अननोन प्रोटीन। समझ में आया पहला आपका आंसर? यस सर यस ठीक सर। है। एक और डाटाबेस इसके अलावा जो यहाँ पे इस पेपर में उन्होंने बताया, इट इज़ ए NCBI डाटाबेस, ठीक है। NCBI database. So what is NCBI? It is the National Center for Biotechnological Information, इसका डाटाबेस है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल सकते हैं, यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिप्रोट, ठीक है। सो हमने कौन सा सीक्वेंस सिलेक्ट किया है यहाँ पे, सपोज SARS-CoV-2 न्यूक्लियोटाइड जीन सिलेक्ट किया है। तो आप जाइए NCBI डाटाबेस में, सपोज हम सर्च में डालते हैं ये वाला पर्टिकुलर कोड, ठीक है। सो जब हम डाटाबेस में जाके सर्च करते हैं, यू कैन सी द फर्स्ट नेम, इट इज़ अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 आइसोलेट वुहान HU1 कंप्लीट जीनोम। तो SARS-CoV-2 के जितने भी प्रोटीन्स हैं उसका पूरा डाटाबेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस,
आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वायरस के साथ जितने भी प्रोटीन्स हैं पूरा इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इट। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि इसका आईडी क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म मीन्स क्या है, ये आईडी किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, सोर्स कहाँ से मिला ये, सो इट इज़ फ्रॉम द SARS-CoV-2 वायरस, ऑर्गेनिज्म भी वही है वायरस, तो कौन से टाइप के वायरसेस रहते हैं, यू कैन सी दिस इन्फॉर्मेशन, दिस आर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वायरसेस दे आर। उसके भी रेफरेंसेस मीन्स दिस डाटा, ये जो भी आता है ये भी पब्लिश डाटा है, कौन सा पेपर पब्लिश हुआ है, सो इट इज़ अ न्यू कोरोना वायरस एसोसिएटेड विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसीज, कौन से जर्नल में ये पब्लिश हुआ था, तो डैट इज़ पब्लिश इन अ जर्नल दैट इज़ ऑफ नेचर, है ना, ये उसका पबमेड आईडी, तो आप उस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं अगर आपको रीड करना है तो, कौन से ऑथर्स थे, ठीक है। अच्छा, अब ना आपको अलग अलग पर्टिकुलर डाटा इन्फॉर्मेशन मिलते जा रही है अलग अलग टाइटल के साथ। तो पहला ये जो था इट इज़ फॉर द ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिजीज कोरोना वायरस, ये नेचर में था। दूसरा जो टाइटल है देखिए, प्रोग्राम राइबोसोमल फ्रेम शिफ्टिंग इन डिकोडिंग द SARS-CoV-2 जीनोम, ये वायरोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुआ डाटा है। देन अनदर पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ रिगरसली कंसर्ड आरएनए एलिमेंट विद इन द SARS वायरस जीनोम, तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आप देखिए कितने सारे पब्लिकेशंस हुए हैं, है ना, आप इसको फिर बाद में जाके सर्च कर सकते हैं। देन ये उसका सीक्वेंस है पूरा कोडिंग का, ठीक है, ये देखिए ये सारे जो नंबर्स हैं LKT ये सब अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस है, करेक्ट। सो ये जीनोम का पूरा सीक्वेंस। अब उसमें उस पर्टिकुलर प्रोटीन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं, मैट पेप्टाइड, ठीक है, सो उससे रिलेटेड जीन कौन सा है, इट इज़ ORF1AB, ठीक है। अब उसका जो प्रोटीन सीक्वेंस क्या है, सो ये पर्टिकुलर आईडी में आपको मिलता है, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर आईडी YP09725297.1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन का मैट पेप्टाइड का सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका सीक्वेंस पता चलेगा, और जो सीक्वेंस रहता है वो कौन से फॉर्मेट में रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द फास्टा फॉर्मेट। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस फास्टा तो आपको वो सीक्वेंस पता चलेगा उस पर्टिकुलर प्रोटीन का। सो नाउ यू कैन सी दिस इज दैट सीक्वेंस, ठीक है, तो ये सीक्वेंस है उस पर्टिकुलर का। आप इस सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, यू कैन यूज़ दिस सीक्वेंस फॉर एज ए अननोन स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या सिद्धेश, आंसर क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ठीक है, कैम्बिल्ड में भी आपको मिलता है यूनिप्रोट, कैम्बिल्ड डाटाबेस है ना, दे ऑल्सो प्रोवाइड द यूनिप्रोट आईडी। इवन अगर आप RCSB वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है, RCSB वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ना उस पर्टिकुलर PDB आईडी के साथ उसका यूनिप्रोट नंबर मिलेगा। सी, ये RNA डायरेक्टेड RNA पॉलीमरेज इसका स्ट्रक्चर है, और उससे रिलेटेड कौन से यूनिप्रोट नंबर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है ना, यूनिप्रोट, सो 3.422। तो ये सारे यूनिप्रोट्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ रिलेटेड है, उसको जाके आप फिर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम कल देखेंगे इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन कि किस तरीके से हम मॉडलिंग कर सकते हैं फिर।